की शक्ति का समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह आवश्यक है कि युवा नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मन से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ड्रग फ्री होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वयं परिवार मित्र वंशी तथा सभी नशा मुक्त कारक जिम्मेदार होकर नशे के विरुद्ध जंग में योगदान दें। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने राज्य उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ भी एक शपथ है, आइए उस शपथ को हम दोहराते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है ना, ये इसको भी। मैं जीवन पर्यंत अपने परिवार और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव रखने और देखभाल करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सहानुभूति रखने एवं करुणा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करूंगा तथा उनकी आवाज बनने और उनका समर्थन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मैं उनके अधिकारों हितों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। आइए मिलकर अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सहायक और समावेशी समाज बनाने का संकल्प लें जिसमें वह सम्मान प्यार और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। जय हिंद। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना स्थान लें और अब जिस की इंतजारी आप लोग कर रहे थे, हम भी वही इंतजारी कर रहे हैं। और मैं इन दो लाइनों के साथ एक बार मंच पर आवाहन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल, झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल, झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में सीमित संसाधनों में भी एक दीप जला रहे हैं और रोशनी से हम प्रकाशमान हो रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। बैठ जाइए। भारत माता की राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन समाज कल्याण विभाग के मंत्री जिन्होंने
त्रिस्तरीय पंचायत से अपना जीवन प्रारंभ किया। अभी वो बता रहे थे कि देखिए कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहे, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, और उसके बाद विधानसभा में भी और पार्टी में भी अनेक सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे समाज कल्याण मंत्री आदरणीय खजानदास जी, और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी, और जिन्होंने अनेक कई चुनाव, कई सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यों को अपने जीवन में अनुभव किया है। ये दो मूर्तियां बैठी हैं ना, बड़े जो है इनका लंबा अनुभव है। और अभी ग्राम्य विकास विभाग के नाते राज्य की सेवा कर रहे हैं आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, हमारे वरिष्ठ जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मेरे बहुत बचपन के साथी भाई संजय नेगी जी, हमारे साथी श्री मुकेश कुमार जी, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, सफाई आयोग के, और लगातार जिनकी एक्टिविटी बनी रहती है, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी, और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी। और इस सभागार में उपस्थित, वैसे तो आप मैं सभी का नाम जानता हूँ, यहाँ हमारे युवा और पूर्व विधायक और अभी दायित्ववान श्री देशराज कर्णवाल जी भी बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, वारसी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सुराज विद्वान बैठी हुई है, शांति दीदी बैठी है, अनेक अधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने भी जो है अनेक जो है तो उसमें यूनिवर्सिटी में अन्य बड़े बड़े समाचार पत्रों के उसमें बड़े चैनलों में संपादक के नाते काम किया है। इधर हमारे नवीन वर्मा जी, क्या बात है, अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने वहाँ हल्द्वानी में आपकी टीम ने आयोजित किया, आप हो गए या हमारे गौड़ साहब हो गए, उधर हरक सिंह जी हो गए, और उधर शांति दीदी हो गई, ये सब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। वर्मा जी बड़ा अद्भुत था सच में, आत्मा प्रसन्न हो गई। 1000 से भी ज्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया, मेरे हाथों सम्मान करवाया, 1200 से भी अधिक। और ऐसा लग रहा था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो अब नहीं भी हैं हमारे बीच में, उनका भी आशीर्वाद हमको उनके माध्यम से मिल रहा है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक से एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे श्याम डोभाल जी हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, और सीमांत क्षेत्र की आवाज़ हमारे वहाँ नीति और मलारी क्षेत्र के हमारे प्रेम सिंह राणा जी, खड़े हो जाइए प्रेम सिंह राणा जी एक बार, और पीछे को भी देखो। और इधर हमारे माटी कला के शोभाराम जी प्रजापति, देख कितने साल के हो गए शोभाराम जी आप? और हमेशा जो है 25 साल के लगते हैं मुझे। इनका जोश जो है इस प्रकार का है। हमारे सैनी जी उनके बगल में बैठे हैं। इधर हमारे उधर गीताराम गौड़ जी, अभी लाखा मंडल में जो है बहुत, एक दिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा। मैं था उस दिन कहाँ, राजस्थान मैं गया था, अजमेर, वहाँ गया था मैं जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे देश में मंदिर है, पुष्कर जी में। और वहाँ से आ रहा था और इन्होंने बिल्कुल मेरे जो है नाक में दम कर दिया कि आना ही आना है। और बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा, और जब मैं पहुँचा
तो मैं सोच रहा था कि जो है ये गीताराम ने बुलाया है, कितने होंगे, 100, 200, 500 लोग होंगे। अरे जब मैं वहां पहुंचा तो पैर रखने को जगह नहीं थी, हजारों हजार लोग लाखा मंडल में, जहां पर पांडव कालीन जो है पूरा भगवान महादेव का मंदिर विराजित है वहां पर। तो ऐसे एक से एक उत्साही युवा हैं अब यहाँ पर। इधर हमारे जो है और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं, हमारे पंत जी हैं, कमलेश जी हैं, इधर पूरी टीम है, खीम सिंह जी से लेकर असगर अली से लेकर, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ। जहाँ देख रहा हूँ उधर साधु राम वर्मा भी हमारे जो है आए हुए हैं। अभी 2 और दिख रहे थे, एक टीकाराम वर्मा जी और एक हमारे दीप भाई, पता नहीं कहाँ चले गए सरदार जी, निकल लिए गए यहाँ से। हमारे जो है अश्वनी भी है यहाँ पर, एक मनोज गौतम है जिसको हर समय साल लेके आता है, कहाँ है वो? आप लोगों ने एक बार देखो, एक बार इनको जो है किसी ने रोक लिया वहां, हरिद्वार में गया था मैं, और जब मैं हरिद्वार जाता हूँ तो सबसे पहले आगे लाइन में यही खड़े मिलते हैं मुझे। इनको उस दिन जो है लोगों ने रोक दिया और इन्होंने झगड़ा कर दिया वहां, और झगड़ा कर दिया तो ये ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद से आज कोई इनको रोकने की हिम्मत नहीं करता है तब से। तो सभागार में उपस्थित लीला, तुम भी खड़ी हो जाओ। ये देखो लीलावती राणा है इनका नाम, इनको हमारी अनुसूचित जनजाति की उसकी उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों और विभिन्न, अरे ओहो दिलीप दा, मैं तो देखा ही नहीं यार। ये हमारे मंच तामली क्षेत्र, जहां गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आए नेपाल से, बिल्कुल काली नदी के इस पार, उस पार नेपाल है। तो मंच तामली क्षेत्र भारत का पहले अंतिम क्षेत्र कहते थे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया अब वो पहला क्षेत्र है। तो उस पहले क्षेत्र गांव के जो है मंच तामली के हमारे दिलीप सिंह महार जी, ये भी युवा है हमारे। अब आप कहते होंगे युवा केवल आयु से नहीं होता है, क्यों टोलिया जी? हाँ। युवा होता है जोश से, युवा होता है काम से, युवा होता है हिम्मत से। तो ऐसे युवा हमारे बीच में विराजमान है। विभिन्न हमारे आयोगों के सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभिन्न समितियों के हैं, परिषदों के हैं, सभी का, हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगा कि थोड़ा ये जो हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर जो समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, तो इस सतर्कता सम्मेलन के माध्यम से उनका परिचय भी होना चाहिए आज, और फिर परिचय होना चाहिए, और परिचय मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि अच्छे से करा सकता हूं सबका। तो इसलिए मैंने सबका परिचय करवाने का प्रयास किया है। अभी अन्य लोगों का भी करवा सकता हूं, लेकिन काफी लोग अभी हैं यहाँ पर। आज सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सबके बीच में किन्हीं न किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में आने का, मिलने का अवसर प्रदान होता है। आज जहां हम इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा एवं अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि भी आज यहाँ हस्तांतरित हो गई है। श्रीधर बाबू कितना 9,74,000 लोगों को आज पेंशन भी पहुंच गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार, किसने सुना है? अरे बहुत कम लोगों ने सुना। अरे दिलीप दा, आपने भी नहीं सुना? अच्छा, अरे तो हाथ क्यों कम उठा रहे इतना? देखिए जरा बताइए तो कितने लोगों ने सुना है वो, जिसमें हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार सब कलाकारों ने एक गाना जो है एक साथ गाया है। सामूहिक गान है उनका कि राज्य में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो ये नई शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत हो रही है। एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि ये हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन है, जरूरतमंद लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उनके सशक्तिकरण और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की जिम्मेदारी भी है और आपके कंधों पर है भी, आपका कर्तव्य भी है। आपकी संवेदनशीलता, सक्रिय प्रयास जमीन तक पहुंचे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आपको फील्ड में उतरकर ये सुनिश्चित करना होगा, धरातल पर जाना होगा कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पारदर्शी भी हो और त्वरित रूप से समाधान देने वाला भी हो। मैं भाई देशराज कर्णवाल की बहुत सराहना करता हूं कि पिछले कई दिनों से, कई शिविरों के माध्यम से जन जन के बीच में जरूरतमंद लोगों को उनका जो
सहायता है, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, लेकिन प्रभावी रूप से लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ मिले और पारदर्शी ढंग से मिले, उसके लिए उनको किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत न पड़े, कुछ सिफारिश करवाने की भी जरूरत न पड़े, और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव से, समर्पण से, संवेदनशीलता के साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना सभी लोग? तो जोर से बोलिए। ये गाना बाद में लगा देना, एक बार सुना देना सबको, और इस पर सुना देना, ये जो है ना, ये जो जहां पर मैं दिखाई दे रहा हूं इसमें भी। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, कर रहे हैं ना? उधर से कम आवाज क्यों आ रही है? कर रहे हैं। पहली बार का था। हाँ, वो मैं इसीलिए कहा, मैंने बाद में सुना देना। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के उपरांत पिछले 12 वर्षों में विभिन्न नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं, और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ साथ, अभी खजानदास जी तो और बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी आप सबको ध्यान होगा कि ये वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वो बहुत कम थी। 1000 से हमने 1200 करी, 1200 से हमने 1500 करी, और 1500 करी तो हमारे जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, परिवार में अगर 2 थे तो एक ही को पेंशन मिलती थी, और कई बार आपस में वो थोड़ा मनमुटाव भी कर लेते थे कि तुझे मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे मिल रही, तुझे नहीं मिल रही है। तो हमने ये संकल्प लिया कि हम अपने बुजुर्गों को आपस में इस अवस्था में अब उनको जो है आपस में आप आपस में हम उनको झगड़ा नहीं करने देंगे, आपस में लड़ने नहीं देंगे, और हमने दोनों की पेंशन सुनिश्चित की। अब दोनों हमारे बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन मिलती है। अच्छा, अरे अच्छा, उनकी कटवा के अपनी लगवा के आ गए। तो दोनों को पेंशन देने का हमने निर्णय लिया। या ये पेंशन जो अभी जिसका 1 क्लिक किया है, ये 1 क्लिक अब हर महीने होता है, हर महीने समय से पेंशन पहुंचती है। पहले 3 महीने में मिलती थी, या 3 महीने से भी कई बार विलंब हो जाता था। इन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो या अंत्योदय परिवारों को, आप सबको पता होगा जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम अपना एक संकल्प पत्र जनता के सामने रखते हैं, और हमने अपना संकल्प पत्र रखा था
उस संकल्प पत्र में हमने ये वचन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उत्तराखंड के जो बीपीएल परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको वर्ष में 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर उनको रिफिल करके मुफ्त में देंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये योजना हमने 2022 से लागू की और अनवरत रूप से हमारा ही प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने ये शुरुआत की। अब अन्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे जा रहे हैं। या प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो, ये भी हमारी ही सरकार ने किया। हम अपने प्रत्येक निर्णय के द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़कर अपनी बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं और जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि वो कोई अपना रोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, अनेक प्रकार के ऐसे काम कर सकें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपनू सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, जब हम आज इन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो सरकार के मुखिया के नाते, जैसा अभी खजानदास जी कह रहे थे कि हमारे मुखिया हैं और प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं राज्य सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आपके सामने अगर बात रखूंगा तो आप ही लोग जाकर जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो हमारी विकास यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के और गर्व के साथ लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें, लोगों को बता सकें। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने का कार्य किया है और ये हमारी नीतियों का ही विजन है कि आज उत्तराखंड देश और दुनिया के पटल पर चमक रहा है। एक तरफ जहां हमारे राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमें गौरव प्रदान करता है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैठकों का सफल आयोजन होता है और उत्तराखंड को नई पहचान मिलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को भी राज्य में धरातल पर उतारा गया है। राज्य में पहली बार शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। केदारखंड और मानसखंड मंदिरमाला मिशन पर तेजी से काम हो रहा है। हम शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद और गोलजू कॉरिडोर का भी काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों में हमारा राज्य कई असंभव दिखने वाली ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी साक्षी बना है। राज्य की आर्थिकी अब 1.5 गुना बढ़ चुकी है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि पिछले 1 साल में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 सालों में राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में 41% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से आगे हो गया है, 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। होम स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, बिजली उत्पादन में भी 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं यह हम सब के अथक प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में अब रिवर्स पलायन हो रहा है और रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। यानी कि लोग अब अपने अपने पैतृक स्थानों पर आ रहे हैं, अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं, अपने गांवों में आ रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। होम स्टे में बढ़ोतरी हुई है ना प्रेम सिंह जी? कितने होम स्टे हो गए अब आपके यहाँ बताइए?
हाँ, नीति घाटी का बताइए आप। आप तो गए थे चौधरी, भरत चौधरी जी, आप गए थे वहीं के। चल रहा था। ऐसे ही होम स्टे सभी जगह बनाया जाए तो हो जाएगा। व्यवस्था की वहाँ इतना अच्छी व्यवस्था नहीं, पहले कितने होम स्टे थे वहां पर, अभी एकदम से बड़े हैं ना। अभी बड़े सर, अभी जो है लगभग 200 के से आगे बढ़ चुके हैं वहां पर। बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छा। अभी देखिए हेमकुंड साहब जाने वाले लोग पहले ही दिन 7,000 लोग हेमकुंड साहब पहुंच गए। 30 लाख 4 धाम यात्री आ गए। 30 लाख 45 दिनों में। आदि कैलाश में 35,000 से ज्यादा लोग हो गए। पूर्णागिरी में 25 लाख लोग हो गए। कोई हमारा ऐसा स्थल नहीं है जहां लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी ना हो, और बढ़ी ही नहीं है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और हमारे सरकार के इन्हीं ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि आज नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में भी उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी हमें पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। व्यापार को सुगम बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमारा राज्य लगातार 4 वर्षों में देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का भी गौरव प्राप्त कर रहा है। और नीति आयोग के ही एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स से लेकर नेशनल लॉजिस्टिक, स्टेट एनर्जी और ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में आज उत्तराखंड देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। इसके अलावा भारत सरकार ने उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन साथियों, विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, डेमोग्राफी को संतुलन और सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। इसी का परिणाम है कि देश में पहली बार उत्तराखंड की पावन भूमि पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया गया है। साथ ही हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, सख्त भू कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक काम भी हमारे ही सरकार के द्वारा किया गया है। हमारी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से, अवैध कब्जों से मुक्त भी कराया है। अपने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश का सबसे सख्त ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, और जिसका नतीजा है कि पिछले 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि पहले परीक्षाएं होती थी, कैंसिल होती थी, परीक्षा फल निरस्त हो जाता था। ईमानदार जो हमारे बेटे बेटियां थी, भाई बहन थे, उनका आत्मविश्वास लगातार गिरता था। उनके माता पिता का उससे ज्यादा मनोबल गिरता था, जो छोटा छोटा काम करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे। मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब हम अपने घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, घर में कितनी भी कठिनाई हो, छोटी सी दुकान हो, परचून की दुकान हो, गाय भैंस पालते हो, दूध बेचते हो, घी बेचते हो, सब्जी बेचते हो, छोटा अनाज बेचते हो, चाय की दुकान चलाते हो, लेकिन उनका भी पहला काम होता है कि किसी भी तरह से घर के बच्चों को पढ़ाना है, अपना खर्चा कम करना है। ऐसी स्थिति में जब लोगों को पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, उसके बाद योग्यता होने के बाद भी क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। चयन उनका हो जाता था जो लोग नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। भाइयों बहनों, हमने इसको बदलने का काम किया है, और 100 से भी अधिक
नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी खजानदास जी कह रहे थे, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा खजानदास जी की बात को। उन्होंने कहा कि इन 33,000 लोगों को जो नौकरी मिली है, किसी सिफारिश से नहीं मिली है, किसी भ्रष्टाचार से नहीं मिली है, वो नौकरी मिली है बिना पर्ची के और बिना खर्ची के। नहीं, मनोज रुक जा, अब हो गया। भाइयों बहनों, तो ये नौकरी कैसे मिली है? ये नौकरी मिली है बिना पर्ची। कैसे मिली है? बिना पर्ची और एक साथ जोर से बोलिए जरा, कैसे बोलिए? बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बात नहीं करते। कई बार लोगों को लगता था, बहुत तरीके से हमको घेरने का प्रयास करते थे। हमने यहाँ पर एक नई कार्य संस्कृति लाने का कार्य प्रारंभ किया है, हमने प्रयास किया है। पहले भ्रष्टाचार की बात होती थी तो छोटी छोटी मछलियों पर हाथ डाला जाता था, छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने इस अवधारणा को बदलने की शुरुआत की है। अब कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, क्या मछली छोटी होगी, बड़ी मछली होगी, या मगरमच्छ होगा या अजगर होगा, अगर अपने काम को ठीक से नहीं करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे हमने 200 से भी अधिक भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सरकार की इन बेहतरीन योजनाओं और उपलब्धियों को हम राज्य के 100% लोगों तक कैसे पहुंचाएं? एक प्रश्न है ये। इसके लिए हमें एक मजबूत और प्रभावी 4 सूत्रीय रणनीति पर काम करना होगा। हमारा पहला सूत्र है, योजनाओं को सरल से सरल भाषा में उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। यानी कि अगर कठिन भाषा, कठिन बोली, कठिन बात, कठिन लिखावट, उससे लोगों की समझ में थोड़ा कम आता है। जो भी हमारी भाषा हो या हमारे लिखने का तरीका हो, लिपि हो, वो इतनी सरल हो कि एक सामान्य दूर दराज गांव में रहने वाला व्यक्ति भी आसानी से उसको समझ सके। हमें पारंपरिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया की ताकत का उपयोग भी करना होगा और सरकार जनता के द्वार जैसे कार्यक्रमों के जरिए विकास खंड स्तर पर मेलों और शिविरों का आयोजन करना होगा। आपने देखा, अभी 6 लाख से भी ज्यादा लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस कार्यक्रम के माध्यम से शिविरों में उन्होंने भाग लिया और कई हजारों लोगों को मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। जिनको लाभार्थी योजना का लाभ मिलना था, उनको लाभार्थी योजना का लाभ मिला। क्योंकि जब तक हमारी जनता को योजनाओं की सही पात्रता का पता ही नहीं होगा तो वो आवेदन कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे योजनाओं के लिए आगे आएंगे। हमारा दूसरा सूत्र है, सरकारी योजनाओं का सरलीकरण करना है। आपने देखा होगा, जब मैं 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैंने उस दिन एक नारा दिया था, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टिकरण। यानी कि योजनाएं सरल होनी चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए और फाइलों का पेंडेंसी नहीं होना चाहिए। श्रीधर बाबू, नो पेंडेंसी, कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं जितनी भी फाइलें हों, मैं कितने भी कहीं से भी दौरों से आऊं, कहीं से किसी राज्य के भ्रमण पर गया हूं, आने के बाद जितनी फाइलें होती हैं, मैं कोई फाइल नहीं छोड़ता हूं, चाहे रात को 11 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे कितनी देर मुझे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं नो पेंडेंसी पर ध्यान देता हूं। और इसमें मैं देख रहा हूं पूरे उत्तराखंड के लोग बैठे हैं। एक जनपद में
कम से कम 50 बार से अधिक बार तो मेरा जाना हो ही गया है। इस चमोली में तो मेरा 70 बार, अभी कल निकाल रहे थे, 70 बार से ज्यादा दौरा हो गया। हरिद्वार तो बगल में ही, देहरादून हरिद्वार तो जो है ऐसा है कि उसका कोई वो नहीं है। तो सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो और हमें व्यवस्था को इतना सरल और सुगम बनाना है कि एक आम नागरिक को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, उसको आसानी से जो है योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए प्रमाण पत्रों और आवेदनों की हर जटिलता को तुरंत समाप्त करना होगा। हमारा तीसरा सूत्र है तकनीकी का अधिकतम उपयोग, यानी कि टेक्नोलॉजी का। यह नया युग टेक्नोलॉजी का युग है। ये टेक्नोलॉजी से काम चलने वाला है और हमें अपनी सरकार पोर्टल का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों को जनता के बीच में भी अधिक से अधिक प्रचार करना होगा। कहीं पर कोई अगर आपसे किसी चीज की मांग कर रहा है, कोई घूसखोरी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसका एक हेल्पलाइन नंबर, एक जो नंबर हम लोगों ने जारी किया है, कोई बता सकता है क्या कोई किसी को कि वो नंबर क्या है? सॉरी, आप तो बता ही देंगे आजमी साहब, और कोई बताएगा? 1905 तो सीएम हेल्पलाइन है। एक टोल फ्री नंबर है 1064 भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस पर आप अपना शिकायत करेंगे तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा किसने शिकायत करी है, सीधे कार्रवाई होगी उस पर। विजिलेंस इस नंबर से ट्रैप करता है। और इतने सारे आप लोग देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज यहां पर फलाने विभाग के फलाने आदमी को गिरफ्तार किया गया, आज यहां पर गिरफ्तार किया गया, आज 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया, आज यहां पर 1 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया। ये सब 1064 पर जो जानकारी दी जाती है उसी के तहत कार्रवाई होती है। कार्रवाई झूठी भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई आप किसी की झूठ मूठ समाचार, किसी से आपकी नाराजगी हो गई और आपने जो है उसकी शिकायत कर दी तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उसकी पहले जांच होगी ठीक से, उसका पूरा देखा जाएगा कि किसने फोन नंबर कितनी बार किया है, क्या किया है, उसको ट्रैप में लगाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, लिसनिंग में लगाया जाएगा, उसके बाद एक कार्रवाई होगी। और हमारा चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन की संबंधित विभागों के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा हमारे सभी सदस्यगण जिलों का, ग्राम सभाओं का, न्याय पंचायतों का, ब्लॉकों का नियमित रूप से भ्रमण करें ताकि उन्हें लगातार ग्राउंड रियलिटी की जानकारी मिले कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ऊपर आकर तो लोग अच्छा ही अच्छा बताते हैं, नीचे जाकर भी हम सबको देखना होगा और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। क्योंकि जब सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तो फिर अंत्योदय का सपना साकार होता है, यानी कि अंत का उदय, यही अंत्योदय है। साथियों, सशक्त उत्तराखंड निर्माण के जिस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तभी हमारे संकल्प सिद्धि तक पहुंचेंगे, तभी हमारी योजनाएं पूरी होंगी, तभी उनका उद्देश्य पूरा होगा जिनके लिए हमने योजनाएं प्रारंभ की हैं या जिनको केंद्र में रखकर हमने योजनाएं जिनकी शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः एक बार मैं अभिनंदन करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।